अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम, अ डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम शुगर की मर्ज़ पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की इन्फेक्शन पे। आपको पता है कि ये जो कोरोना वायरस की जो वबा है, वो अब इसको तकरीबन 1-1.5 साल का अरसा हो गया है। जब शुरू में ये वबा आई थी तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि इस वायरस के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। डॉक्टर्स भी रिसर्च करने के बाद ही इस पे अपडेट हुए हैं। पहले डॉक्टर्स के पास भी इतनी मालूमात इस वायरस के इलाज और प्रिवेंशन के बारे में नहीं थी। तो लिहाजा ये वायरस जो है वो शुरू में ज़्यादा परेशान कुन तरीके से हमारे पास आया था। अभी भी ये वबा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल भी रही है और ज़्यादा लोगों को बीमार कर रही है। लेकिन आजकल और जब ये वबा शुरू हुई थी, अब फ़र्क ये है कि अब हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास ज़्यादा मालूमात है इस वायरस के बारे में, और ज़्यादा रिसर्चेस जो हैं वो अब इस वायरस के बारे में हो रही हैं, और वैक्सीन भी आ गई है। और अब हमारे में पास एक नई उम्मीद की किरण है कि हम इस वायरस को दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं और इससे बीमार होने वाले इंसानों का इलाज सही तरीके से कर सकते हैं। जो आजकल हमारे पास नई मालूमात आई हैं, उसकी वजह से पहले जो हम इलाज करते थे डॉक्टर लोग कोरोना वायरस का, वो इलाज करते थे सिम्टोमेटिक। लेकिन अब हम जो इलाज, हमें जो नई इन्फॉर्मेशन आई है, हमें इस वायरस के बारे में ज़्यादा मालूमात पता चली हैं कि ये इंसान के जिस्म में जाकर क्या करता है, कौन से ख़तरनाक जो इम्प्लिकेशंस हैं इसकी हमारे जिस्म पे आने के बाद होती हैं। उससे हमें आइडिया हुआ ये जो वायरस है ये अंदर जाकर ये जो कर रहा है प्रोसेस, या ये पैथोलॉजी जो है, या ये जो कॉम्प्लिकेशन कर रहा है, इसमें कितना टाइम लेता है, और यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम किस दवाई से और कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन आने के बाद अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इस वायरस का इलाज टाइम लाइन के हिसाब से, कि जब वायरस हमारे जिस्म में जाता है कितने अरसे में क्या सिम्टम्स आते हैं, कितने अरसे में साइटोकाइन शावर होता है, कितने अरसे में साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, कितने अरसे में जो है वो क्लॉटिंग होती है, और कितने अरसे में ये वायरस जिस्म से निकलता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास आ चुकी हैं, जिसकी वजह से अब इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ना, इसका इलाज करना कदरे आसान हो गया है। और अब तो खैर वैक्सीन भी आ गई है, और मैं आपसे ये अपनी इस वीडियो के ज़रिए पैगाम देना चाहूँ कि प्लीज़ सब लोग अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन पे किसी किस्म की मिथ या किसी किस्म की जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको ना सुने, और जो भी इंसान सेहतमंद है और उसको इंडिकेशन है कि वो ये वैक्सीन करे, उसको ये वैक्सीन करवानी चाहिए। अपने आप को रजिस्टर करवाएं और भरपूर तरीके से वैक्सीनेशन करवाएं। जब वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो पहले 3-4 दिन ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है गले में एक हिस्सा होता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ये वायरस एक्चुअली जो फेरिंग्स के नॉर्मल सेल हैं उनके अंदर चला जाता है। जब नॉर्मल सेल के अंदर ये जाता है तो जो नॉर्मल सेल होते हैं हमारे, उन खलियों का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उन खलियों के मेटाबॉलिज्म को ये अपने लिए इस्तेमाल करके तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है और अपनी तादाद में इजाफ़ा करता है। और 2 से 3 दिन के अंदर ये अच्छी खासी तादाद में ये वायरस गले में फैल जाते हैं। सेल्स के अंदर इतनी तादाद में फैल जाते हैं कि इंसान को बुखार होना शुरू हो जाता है, उसको हल्की हल्की खुश्क खांसी हो जाती है, जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू होता है, और खुश्क खांसी स्टार्ट हो जाती है। ये वो वक्त होता है जब हमारी अपना जो क़ुव्वत मुदाफ़ित निज़ाम है वो पहचानता है, उसको समझ आती है कि यार जिस्म पे अटैक हो गया है। इस अटैक को रोकने के लिए और वायरस को मारने के लिए हमारे जिस्म का जो क़ुव्वत मुदाफ़ती और डिफेंस सिस्टम है, निज़ाम है, वो एंटीबॉडीज़ वाली फ़ौज भेजता है, और ये एंटीबॉडीज़ जाके वायरस पे अटैक करती हैं और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है वायरस और
एंटीबॉडीज़ के दरमियान। इस लड़ाई के नतीजे में जो है वो ख़ास किस्म का केमिकल रिलीज़ होता है जिसको हम साइटोकाइंस कहते हैं। ये साइटोकाइंस जो है शुरू में कम रिलीज़ होते हैं, लेकिन इन साइटोकाइंस की वजह से जिस्म में जो बुखार हो रहा होता है वो तेज़ हो जाता है। जो दर्द पहले मामूली होता है वो ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारी जो मामूली खांसी है या मामूली खुश्क खांसी डीप किस्म की जो है रेशे से भरपूर खांसी बन जाती है, और ऐसी खांसी जो है जो कि ज़्यादा तेज़ हो जाए और साथ उसके हमारी जो रेस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, वो भी मुश्किल हो जाए, उसमें भी रुकावट आने लग जाए, तो फिर हम समझ जाएं कि ये जो साइटोकाइंस हैं ये जिस्म में बनना शुरू हो गए हैं। तो पहले 3-4 दिनों में वायरस मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जब एंटीबॉडीज़ बन के अटैक करती हैं इस पर, तो तब साइटोकाइंस बनती हैं, और 5वें-6ठे दिन जो है बुखार ज़्यादा हो जाता है। पहले हल्का, फिर ज़्यादा हो गया। पहले जिस्म हल्का दर्द, ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। पहले खांसी खुश्क थी, हल्की थी, अब ज़्यादा डीप किस्म की खांसी हो गई। और पहले जो है वो सांस इतना ज़्यादा नहीं उखड़ रहा था, अब सांस भी खांसी के साथ भी और वैसे भी उखड़ना शुरू हो जाए। तो तब आप समझें कि अब जिस्म में एक डेंजरस टर्न आ गया है, और ये वायरस ने एक डेंजरस टर्न ले लिया है। जो ये पहले 4 दिन 5 दिन हैं जिसमें जो है मामूली बुखार और हल्की फुल्की खांसी होती है, और साइटोकाइंस जो हैं वो अभी नहीं बनते, तकरीबन 80% 85% लोगों में यहाँ तक बीमारी होती है, और 4-5 दिन के बाद वो भले चंगे होकर आम रूटीन शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ 10%, 12% या 20% लोग ऐसे हैं जो भी किसी भी फैक्टर की वजह से, कुछ एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से, कोई जेनेटिक चेंजेस की वजह से, कोई किसी और अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से, किसी भी वजह से ये 20% ऐसे लोग हैं जिनमें ये वायरस एक डेंजरस टर्न लेता है। और वो डेंजरस टर्न ये होता है कि उसमें साइटोकाइंस बनते हैं। साइटोकाइंस जो है पहले शुरू में हल्के फुल्की तादाद में केमिकल रिलीज़ होता है, और फिर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। और इस साइटोकाइंस को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत पुरानी दवाई जिसको हम स्टीरॉइड्स कहते हैं, वो स्टीरॉइड्स जो है वो काम में आते हैं। लेकिन ये स्टीरॉइड बड़ी डेंजरस किस्म की दवाई है, इसको मॉलिज के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। कई लोग हमारे पास आते कहते हैं डॉक्टर साहब हमें पहले बुखार हुआ, पहले दिन हमने पहले दिन से स्टीरॉइड शुरू कर दिए। ऐसा हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि पहले दिन से अगर स्टीरॉइड शेड करने का मतलब ये है कि जो वायरीमिया है, जब वायरस जिस्म में जाके मल्टीप्लाई हो रहे होती है, अपनी तादाद में इजाफा कर रहे होते हैं, वो तादाद जो है, वो जो पीरियड है, वो बजाय 3-4 दिन का 5 दिन का होने के वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है। जब ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है ये पीरियड, तो फिर स्टीरॉइड असर नहीं करते, फिर जो है बीमारी जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से हमलावर होती है, और मरीज़ ज़्यादा दिन तक अस्पताल में जा सकता है, रह सकता है, और ज़्यादा वायरस जो है इस पे जो है जिस्म के अंदर फिर वायरस ज़्यादा अरसे रहता है, जिसकी वजह से जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो लिहाजा डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी आपने ख़ुद से स्टीरॉइड स्टार्ट नहीं करने, ख़ासतौर पर पहले ही दिनों में सिम्टम्स की। पहले 4 दिन वायरस मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद लड़ाई एंटीबॉडीज़ और जो वायरस की है उसके नतीजे में साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं। साइटोकाइंस रिलीज़ होने के बाद बुखार शदीद, और साइटोकाइंस जब रिलीज़ होते हैं तो वो ये डेंजरस टर्न जो है ये सिर्फ 20%, 15% लोगों में होता है, सब में नहीं होता। 4-5 दिनों में बुखार ठीक होके भले चंगे हो जाते लोग, लेकिन ये जो 20% लोग हैं इसमें ये डेंजरस टर्न आता है। इस डेंजरस टर्न की वजह से साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, और इस डेंजरस टर्न के मौके पे आप डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर की सुपरविजन में यहाँ पे स्टीरॉइड शुरू कराए जाएंगे। स्टीरॉइड जब शुरू कराई जाती है तो साथ ही एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में रिलीज़ होती हैं, तो वो वायरस को एक ख़ास किस्म की वायरस के सरफेस में जो प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं, उसकी वजह से पहचानती हैं। तो जब ये पहचान लेती हैं तो ये उस पर अटैक करती हैं। लेकिन ये इसी किस्म की प्रोटीन्स हमारे जिस्म के जो है कुछ नॉर्मल जो हमारे अज़ा होते हैं, नॉर्मल जो हमारे पार्ट्स होते हैं, उनकी सरफेस पे भी ऐसी ही प्रोटीन्स होती हैं जिनको गलत फहमी से एंटीबॉडी समझती हैं कि ये भी वायरस है और उस पर अटैक कर देती हैं। ऐसे जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं ये हमारी जो कुछ वेन्स हैं उनके इंटरनल सरफेस पे होती हैं, कुछ शरियानों के इंटरनल सरफेस पे होती हैं, और ये शरियानें जो हैं वो हमारे जिगर में भी होती हैं, हमारे लंग्स में भी होती हैं, और मैदे में भी
पाई जाती हैं। तो ऐसे शरीयानों पे जब अटैक होता है हमारी एंटीबॉडीज़ का, तो वायरस तो वहाँ नहीं होता, ये तो बल्कि हमारा नॉर्मल इंटरनल टिश्यू होता है। तो वो वहाँ पे जाके जब एंटीबॉडीज़ अटैक करती हैं तो वहाँ पे वो जो इंटरनल लेयर होती है वेसल्स की, वो उसकी स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे वो एरिया रफ़ हो जाता है। रफ़ एरिया में जो वहाँ पे खून बह रहा होता है उसके सेल्स वहाँ पे चिपकना शुरू हो जाते हैं, और चिपकने की वजह से वहाँ पे क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये क्लॉट्स बनते हैं तो जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो रुकना शुरू हो जाता है। और याद रखें, जो हमारी जो सेकंड डेंजर स्टन है, जिसमें हमारा तेज़ बुखार हो जाता है, हमें खांसी डीप शुरू हो जाती है, हमारे ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू होती है, ये नमूनिया की वजह से पहले हम कहते थे कि होता है। लेकिन ये नमूनिया की वजह से, कोविड नमूनिया की वजह से नहीं होता, बल्कि ये जो लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं उसका जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे जो वेन्स हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं क्लॉट की वजह से। और जो फेफड़ों में ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है, जिसमें हमारी ऑक्सीजन हमारे जिस्म में दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जो ब्लड में चेंज ऑफ ऑक्सीजन होती है वो नहीं हो रही थी एक्सचेंज। क्यों नहीं हो रही थी? कि ब्लड फ्लो ही नहीं होता। जब ब्लड ही नहीं आता तो ऑक्सीजन कहाँ से ब्लड में शामिल होगी, क्योंकि क्लॉट की वजह से ब्लड रुक जाता है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। जब ड्रॉप होती है तो ये सेकंड डेंजर स्टन होता है। इसको डॉक्टर के मशवरे के साथ पहचानें, और ये वो वक्त होता है जब आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन जब चेक करते हैं तो वो 92, 93 से नीचे जाती है, कभी 80s में, कभी 90s में, कभी 89 में। और ये वो मौका होता है जब आपको घर पे नहीं रहना, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के घर पे नहीं लेटे रहना, बल्कि इस मौके पे आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, ताकि आपको हॉस्पिटल जाके ऑक्सीजन थेरेपी मिले। शुरू में ऑक्सीजन थेरेपी शुरू से थोड़े से स्टार्ट करते हैं, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 30 लीटर, इवन के 50 या 60 लीटर तक जब ऑक्सीजन दी जाती है, और तब भी हमारी सैचुरेशन ठीक नहीं होती, तो फिर BPAP, CPAP मशीन्स आ जाती हैं। मशीन्स भी ठीक, अगर सैचुरेशन नॉर्मल नहीं करती तो फिर वेंटिलेटर्स पे जाना पड़ता है, और फिर चंद ही लोग वापस आते हैं घर, फिर डेथ हो जाती है। तो प्लीज़, अगर आप जो टाइमलाइंस मैंने बताई हैं, डेंजर स्टन को पहचानें। सेकंड डेंजर स्टन पे जब सैचुरेशन ड्रॉप करती है, घर पे नहीं बैठना, डॉक्टर के मशवरे के साथ आप हॉस्पिटलाइज हों, वहाँ पे जाकर अपना इलाज कराएं, ताकि आप सेहतमंद होकर घर वापस आ सकें। स्टीरॉयड थेरेपी और जो एंटीकोगुलेशन है, ये जो क्लॉट्स बनते हैं, ये स्टीरॉयड के साथ हम चौथे 5वें दिन एंटीकोगुलेशन स्टार्ट करते हैं। स्टीरॉयड 10 दिन के लिए देते हैं, एंटीकोगुलेशन जो है हम 3 से 4 हफ्ते तक देते हैं, क्योंकि डिज़ीज़ ख़त्म होने के बाद भी खून का जो क्लॉटिंग सिस्टम है वो एक्टिव रहता है, खून गाढ़ा रहता है और उसमें क्लॉट्स बन सकते हैं, इसलिए एंटीकोगुलेशन ज़्यादा अरसे के लिए देते हैं। लेकिन याद रखिए कि स्टीरॉयड और ये एंटीकोगुलेंट्स जो है ख़तरनाक दवाइयाँ हैं, इनके बुरे नताइज भी हो सकते हैं। इनको बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के आपने इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। स्टीरॉयड के साथ एंटीकोगुलेशन, और एंटीकोगुलेशन के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन में नज़र रखना, ताकि सेकंड डेंजर स्टन को पहचाने। ये इस तरीके से हम अगर अपनी बीमारी को मैनेज करेंगे, डॉक्टर के मशवरे के साथ स्टीरॉयड और एंटीकोगुलेशन करेंगे, तो कम लोग जो हैं हॉस्पिटलाइज होंगे, कम लोग वेंटिलेटर्स पे जाएंगे, और ज़्यादा लोग जो है इससे सेहतमंद होकर घरों को वापस आएंगे, घर पे इलाज करा सकेंगे और सेहतमंद होंगे। मेरे इस मैसेज को आप अपने जहनों में रखें और कोशिश करें कि डॉक्टर के मशवरे के साथ साथ अपनी दवाइयों को टाइमलाइन के हिसाब से मैनेज करें। आपको जब पहली अलामत हो तो आपको तारीख़ याद रखें कि किस दिन पहली अलामत हुई, डॉक्टर से डिस्कस करें, ताकि डॉक्टर जो है आपको ऑब्ज़र्व करे और टाइमलाइंस के हिसाब से प्रॉपर टाइम पे स्टीरॉइड्स एंटीकोगुलेशन शुरू करवाई जा सकें, और प्रॉपर टाइम पे अगर कोई डेंजर स्टन आता है तो उसको रिकग्नाइज़ किया जाए, और उस डेंजर के स्टन के साथ साथ आपको हॉस्पिटलाइज़ किया जाए। तो मेरी ये वीडियो आप प्लीज़ इनमें जो बातें हैं उनको याद रखें, अपने दोस्तों यारों को मशवरा दें, ताकि हम सब सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें और इस आलमी वबा से भरपूर ताकत के साथ लड़ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।